हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कि विश्व में निवास करने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। विश्व में निवास करने वाली जनजातियों में अपन ने एस्किमो और उसमें जनजाति के बारे में पढ़ा। इसके बाद में भारत में निवास करने वाली जनजातियाँ, तो भारत में निवास करने वाली जनजातियों में कल अपन ने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम गौड़ जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि गौड़ जनजाति भारत के किन राज्यों में निवास करती है। तो जो गौड़ जनजाति है, ये गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गौड़ जनजाति है, ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति किसे कहते हैं। गौड़ जनजाति किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जाति को गौड़ जनजाति कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जाति को गौड़ जनजाति कहते हैं। ये हो गई गौड़ की परिभाषा कि गौड़ किसे कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जाति को गौड़ जनजाति कहते हैं। इसके बाद में है गौड़ शब्द की उत्पत्ति। जो गौड़ शब्द है, गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से, गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है और खोंडा का जो अर्थ है वो क्या है, पहाड़ी। ये पहाड़ियों में रहने वाले, इसका क्या है। जो गौड़ जाति के लोग हैं, ये अपने आप को कोयटूर, गौड़ जाति के जो लोग हैं अपने आप को कोयटूर या कोल कहकर पुकारते हैं। गौड़ जाति के लोग स्वयं को कोयटूर या कोल कहकर भी पुकारते हैं। इसके बाद में है गौड़ जनजाति के निवासी। गौड़ जाति के लोग हैं किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो ये भारत के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, तेलंगाना कई राज्यों में निवास करते हैं। इसके अलावा ये लोग सतपुड़ा की पहाड़ियों, ये लोग सतपुड़ा की पहाड़ियों, मेघाल पर्वत श्रेणियों और गढ़जात की पहाड़ियों में निवास करते हैं। गौड़ जाति के लोग हैं, ये भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, तेलंगाना कई राज्यों में निवास करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों, मेघाल पर्वत श्रेणियों और गढ़जात की पहाड़ियों में निवास करते हैं। यहाँ से भारत के अंदर निकलने वाली कई प्रकार की नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, महानदी है, गोदावरी है। इन क्षेत्रों से कई नदियां भी निकलती है जो इनका निवास क्षेत्र है। इन पर्वतश्रेणी नदियां भी निकलती है। गौड़ जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं, वहां का जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा का औसत रहता है, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत रहता है 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। तो ये हो गया गौड़ जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र। आपसे पूछा जाए कि गौड़ जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र के बारे में बताइए, तो गौड़ जनजाति निवास क्षेत्र के बारे में ये सारी बातें आप लोग बताएंगे कि भारत के किन राज्यों में लोग निवास करते हैं, किन पर्वत श्रेणियों में निवास करते हैं, उन पर्वत श्रेणियों से कौन कौन सी जो नदियां हैं वो निकलती हैं, वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है, यहाँ का तापमान कितना रहता है। इसके बाद में है गौड़ जनजाति के लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप। गौड़ जनजाति के लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप, तो आर्थिक क्रियाकलाप में ये लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं। मुख्य रूप से कृषि करते हैं। आखिर का मतलब होता है शिकार करना, शिकार भी करते हैं। पशुपालन, ये लोग पशुओं का पालन भी करते हैं। संग्रहण, जो खाद्य वस्तुएं होती है जंगलों से, उनका क्या करते हैं, संग्रहण को एकत्रित करते हैं। और गौड़ जाति के लोग हैं वो दो प्रकार की कृषि करते हैं। कृषि में दीपा कृषि, एक का नाम है दीपा कृषि और दूसरी है पेंडा कृषि। दूसरी है पेंडा कृषि। तो आपसे पूछा जा सकता है दीपा व पेंडा कृषि किसे कहते हैं। दीपा कृषि और पेंडा कृषि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि
दीपाकर्षी क्या होती है? ये एक प्रकार की झुंबीकर्षी होती है, एक प्रकार की झुंबीकर्षी का भाग है। जो झुंबीकर्षी होती है उसका मतलब होता है स्थानांतरणकर्षी। स्थानांतरणकर्षी का मतलब होता है इस प्रकार से दीपाकर्षी नाम होता है। दीपाकर्षी भी एक प्रकार की झुंबीकर्षी का भाग है। इसमें क्या होता है, 2-3 वर्ष के लिए जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं बोलते हैं, और उसको खाली छोड़ने के बाद जमीन का जो होता है वो सही हो जाता है, और उसमें 2-3 साल उसमें खेती की जाती है, और उस खेती भी पुराने तरीके से की जाती है, और बीजों को हाथ से फेंक कर या खेतों से छिटक कर हो जाता है। फावड़ा है, कई प्रकार की पुरानी लकड़ी है, इन्हीं उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दीपाकर्षी झुंबीकर्षी का एक भाग है। इस कृषि के अंतर्गत भूमि में 2-3 साल की पड़ती छोड़ा जाता है, उपजाऊ जाती है, कृषि से पुरानी तरीके से की जाती है, जंगलों को जला दिया जाता है, इसलिए उनकी जो राख होती है उससे खेत उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार से जो कृषि होती है उसको दीपाकर्षी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है पेंडाकृषि। पेंडाकृषि क्या होती है? मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर, मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ीनुमा खेती, मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है उसे पेंडाकृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उसके बाद उसकी खेती की जाती है। मिट्टी का कटाव होने के लिए लकड़ी के लखे लगा दिए जाते हैं, उस मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि को पेंडाकृषि कहा जाता है। ध्यान रखिए आप लोग कि इसके डिटेल से आप नोट्स में आसानी से पढ़ सकते हैं कि दीपाकर्षी और पेंडाकृषि सही रहेगा, तो आप आसानी से पढ़ेंगे उसमें दीपाकर्षी और पेंडाकृषि। तो मध्य प्रदेश के पहाड़ी पर सीढ़ीनुमा खेती नाम से खेती की जाती है, उसे पेंडाकृषि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप का पहला बिंदु आखेट। ये तो आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जनरल बातें थी जो आपने देखी कि आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या बातें आती है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप का पहला बिंदु है वो है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं ये जानवरों का शिकार करते हैं, गौड़ जनजाति के लोग हैं जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन भारत के अंदर राजकीय नियमों से, लेकिन भारत के अंदर राजकीय नियमों से शिकार निषेध है। भारत सरकार ने शिकार के रोक लगा रखी है, फिर भी कुछ लोग और जैसे कुछ लोग हैं कुछ हद तक शिकार कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इनका आखेट। क्या आखेट वाले आपसे पूछे तो बताएंगे गौड़ जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करते हैं। भारत के अंदर राजकीय नियमों से शिकार का रोक है, लेकिन कुछ हद तक ये लोग फिर भी जब भी जानवरों का शिकार कर लेते हैं उनको खा जाते हैं। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप में फिर दूसरा बिंदु है भोजन। गौड़ जनजातियों के लोगों का मुख्य रूप से भोजन क्या है? तो इनका जो भोजन है कोदू व कुटकी, कोदू व कुटकी इस प्रकार के जो अनाज होते हैं ये इनका भोजन है। कोदू व कुटकी इस प्रकार के जो अनाज होते हैं इनका भोजन है। और गौड़ जनजाति के लोग हैं उत्सवों व त्योहारों पर, गौड़ जनजाति के जो लोग हैं उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग हैं उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। और ये लोग मांसाहारी होते हैं, ये लोग मांस भी खाते हैं। और कुछ गौड़ जनजाति के कुछ लोग हैं वो धूम्रपान करते हैं, और कुछ लोग शराब का सेवन भी करते हैं। ये हो गया आर्थिक क्रियाकलाप का दूसरा बिंदु भोजन। गौड़ जनजाति के लोगों का भोजन पहला होने के भोजन में कि कोदू व कुटकी इस प्रकार के अनाज होते हैं उनका भोजन होता है। उत्सव और त्योहारों में लोग से चावल बनाते हैं। कुछ लोग गौड़ जनजाति कुछ लोग हैं शराब का सेवन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, और कुछ लोग धूम्रपान भी करते हैं। ये क्या हो गया इनका भोजन। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप का अगला बिंदु है से वस्त्र एवं आभूषण। वस्त्र एवं आभूषण, वो आपसे पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति के वस्त्र एवं आभूषणों के बारे में बताइए। तो गौड़ जनजाति के वस्त्र एवं आभूषणों के बारे में आप लोग बताएंगे कि गौड़ जनजाति के लोग हैं प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग हैं प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। इनमें पुरुष है मुख्य रूप से धोती पहनते हैं, पुरुष मुख्य रूप से वस्त्रों में
धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। कुछ धोती पहनती है और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। और इनके आभूषण तो हो गए इनके वस्त्र। तो फिर है आभूषण। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं ये चांदी व एल्युमिनियम, ये लोग चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। और गौड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है, गौड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है वो अपने शरीर पर, गौड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है अपने शरीर पर गोंदना, गौड़ जनजाति की महिला होती है वो अपने शरीर पर गोंदना गोंदना मंगवाती है। जैसे आप लोगों को देखा होगा शरीर पर कई लोग ऐसे बना लेते हैं जगह जगह यहाँ यहाँ। किताब में आप दे रखा है उसको आप अच्छे से देखेंगे कि एक गौड़ जनजाति की जो महिला होती है वो जिस प्रकार से आप उसको दिखाया गया है तस्वीर में आपको दिख रहा है कि गौड़ जनजाति की जो महिला है शरीर में आपको देखेंगे गोंदना, कुछ शरीर में बनवा रखा है उसको गोंदना बोलते हैं। शरीर में महिलाएं होती है क्या गोंदना। तो गले में काले मोतियों की मालाएं पहनते हैं। ये हो गए इनके वस्त्र है आभूषण। और ये बालों के अंदर बांस के बने हुए कई प्रकार के कंघे भी रखती है। उसके बाद में अगला है निवास गृह। गौड़ जनजाति के जो निवास गृह होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। गौड़ जनजाति के जो निवास गृह होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जो इनके मकान होते हैं वो घास फूस के बने होते हैं। गौड़ जनजाति के जो मकान होते हैं वो घास फूस के बने होते हैं। और गौड़ जनजाति के लोग जिस स्थान पर मकान बनाते हैं उस स्थान का पहले मुहूर्त निकलवाते हैं और मुहूर्त निकलवाने के बाद उस स्थान पर मुर्गे या बतख की उसमें उस स्थान पर बलि दी जाती है। उसके बाद में मुर्गे या बतख की बलि दी जाती है और फिर मकान बनाते हैं, उत्सव का आयोजन करते हैं। तो ये अपना जो मकान बनाते हैं उसके अंदर एक कमरा है, रसोई है, बरामदा है, पूजा है, ये इनके मकान में जरूर होते हैं। तो जो मकान बनाते हैं इनके मकान में कमरा, रसोई, बरामदा, पूजा घर इनके मकान में जरूर होते हैं। जिस स्थान पर ये मकान बनाते हैं पहले उस स्थान पर मुहूर्त निकलवाते हैं और मुहूर्त निकलने के बाद उसी स्थान पर मुर्गे बतख की बलि दी जाती है। उसके बाद ये मकान बनाते हैं। ये हो गए इनके निवास है। फिर गौड़ जनजाति के लोगों के औजार और बर्तन। अलग आपको सोचा सकता है कि गौड़ जनजाति के लोगों के औजार और वह बर्तनों के बारे में बताइए। तो आप लोगों ने गौड़ जनजाति के लोगों के औजार क्या होते हैं, उनके बर्तन। औजार में इनके पास कुल्फी, फावड़ा, दावतली, कुल्फी, फावड़ा, दावतली ये गौड़ जनजाति के लोगों के मुख्य रूप से औजार है। और उनके घरों में गौड़ जनजाति के लोगों के घरों में क्या है, लकड़ी के स्टूल होते हैं। गौड़ जनजाति के लोगों के घरों में लकड़ी के स्टूल होते हैं। जो दरिया होती है, दरिया का उपयोग ये लोग बैठने के लिए करते हैं। बर्तन इनके पास बहुत कम होते हैं, इन लोगों के पास लकड़ी के बने होते हैं। ये हो गए इनके औजार व बर्तन। गौड़ जनजाति के लोगों के औजार व बर्तन बताए फावड़ा, दावतली इनके औजार हो गए। लोगों के पास लकड़ी के स्टूल होते हैं, दरिया होती है का उपयोग बैठने के लिए करते हैं। तो ये हो गए इनके औजार व बर्तन। उसके बाद में ये हो गए इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बिंदु। ये हो गए इनके आर्थिक क्रियाकलाप के सारे। इनके आर्थिक क्रियाकलाप में कौन सी बातें आती है जो देंगे आपको, आखेट, भोजन, वस्त्र एवं आभूषण, निवास गृह, औजार व बर्तन। ये तो हो गई आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के बाद वातावरण समायोजन। इंग्लिश में नहीं दे रखा है लेकिन गौड़ जनजाति के लोगों ने वातावरण से क्या समायोजन, लोगों ने अपने वातावरण से समायोजन कर रखा है। वातावरण को लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हो गया इनका वातावरण समायोजन। वातावरण के अनुरूप रहते हैं, सब वातावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद में समाज व संस्कृति पढ़ेंगे। समाज व संस्कृति। गौड़ जनजाति के लोगों के समाज और संस्कृति क्या होती है। तो गौड़ जनजाति के लोगों के समाज और संस्कृति के बारे में हम पता कर रहे हैं। इन लोगों में कई प्रकार के विवाह होते हैं। सेवा विवाह, कई प्रकार के विवाह होते हैं। सेवा विवाह, सेवा विवाह में लड़का लड़की के घर रहता है, उसके बाद एक साथ वहाँ कार्य करता है। अगर उसने कार्य अच्छा किया है तो लड़की उससे शादी करती है, नहीं तो नहीं करती। वो तो इनका सेवा विवाह।
विनिमय विवाह, विनिमय का मतलब लेन देन, अदला बदली करना, वो क्या हो गया विनिमय विवाह। इसको अपन आटा साटा। हरण भगा के ले लेना, कई प्रकार के विवाह होते हैं। विधवा विवाह, अगर किसी व्यक्ति मान लो पत्नी मर जाती है तो उसको दोबारा विवाह किया जाता है, हो गया विधवा विवाह। ये तो कई प्रकार के आपसे पूछ सकते हैं कि गौड़ जनजाति के लोगों में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, तो आप लोग बताएंगे सेवा विवाह, विनिमय विवाह और हरण विवाह, विधवा विवाह। कई प्रकार के विवाह होते हैं। और इन लोगों में जो विवाह होते हैं, गौड़ जनजाति के लोगों में जो विवाह होता है वो आग के पेड़ के नीचे या किसी जल स्रोत के निकट होता है। इन लोगों की ऐसी मान्यता है। रामधुनी का कई प्रकार की कुप्रथाओं से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि रामधुनी का आयोजन भी करते हैं। पूरी आपदाओं से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। तो ये जो विवाह करते हैं आग के पेड़ के नीचे किसी जल स्रोत के निकट करते हैं, क्योंकि उसको पवित्र मानते हैं। गांव का मुखिया, गौड़ जनजाति के अंदर जो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल, आपसे पूछा जा सकता है। अलग अलग जाति के अंदर कई प्रकार के शब्द आप लोगों ने पढ़े, 3 जनजातियां, उसमें कई प्रकार के शब्दावली है। शब्दावली का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, उसको याद करना है, नोट्स को अच्छे से तैयार करना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। और गौड़ जनजाति में गांव के चौकीदार, गौड़ जनजाति में गांव के चौकीदार को कोतवाल कहते हैं। गांव के चौकीदार को कोतवाल कहते हैं, कोतवाल। और गौड़ जनजाति में पुजारी व पुरोहित को, गौड़ जनजाति में पुजारी व पुरोहित को देवारी कहते हैं। देवारी, उसको देवारी कहते हैं। तो गौड़, ये तो हो गए इनके जो शब्दावली थी उसके बारे में। फिर है गौड़ जाति के जो लोग हैं वो हिंदी, मराठी, तेलुगु, हिंदी, मराठी व तेलुगु भाषा बोलते हैं। गौड़ जाति के जो लोग हैं हिंदी, मराठी, तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। और गौड़ जनजाति के लोगों की जो देवता है, देवताओं के नाम है बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, वह परसा पेन, वह परसा पेन, इनके देवता है, इनके देवताओं के। और ये लोग क्या है? शीतला माता, ये लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। एक और जो लोग हैं वो खेती करते हैं। और मरे व्यक्ति कि ये लोग मरे व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं, ऐसे माना जाता है कि आत्मा अमर होती है। और जो लोग हैं मरे व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं और ऐसे मानते हैं कि आत्मा क्या होती है? अमर होती है। और ये लोग हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। ये लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की क्या करते हैं? बलि देते हैं। इसके अलावा एक शब्द और है कि इनके समाज और संस्कृति में, एक शब्द और है सगा। इनके समाज और संस्कृति में एक शब्द और है गौड़ जनजाति में एक शब्द और है सगा। सगा किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि सगा के बारे में बताइए, सगा किसे कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि प्रधानों की कथा के अनुसार, प्रधानों की कथा के अनुसार जब घोड़ों के भगवान ने जन्म लिया, पूछा जा सकता है आपसे सगा किसे कहते हैं? तो प्रधान लोगों की मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब घोड़ों के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उनकी माँ ने उनको बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया। और शंभु महादेव ने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया, शंभु महादेव ने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। और गुफा में बंद कर दिया। जब गौड़ उस गुफा से स्वतंत्र हुए तो वो 4 समूह में बाहर आए, वो लोग 4 समूह में बाहर आए, 4 समूह में बट गए, जिन्हें गौड़ी भाषा में सगा कहते हैं,
जिन्हें गौड़ी भाषा में सगा कहा जाता है। तो ये तो हो गए इनके समाज व संस्कृति, ये हो गए इनके समाज व संस्कृति। इसे कहते हैं प्रधान लोक की मान्यता के अनुसार जब गौड़ों के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, देवी पार्वती ने उन्हें सहारा दिया और शंभु महादेव ने उन्हें गुफा में बंद कर दिया। जब गौड़ स्वतंत्र हुए तो 4 समूह में बाहर आए जिन्हें गौड़ी भाषा में सगा कहा जाता है। ये हो गई इनकी समाज व संस्कृति। अगला टॉपिक है गौड़ जाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गौड़ जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गौड़ जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क रहा है कि बड़ी संख्या में लोग खानों, उद्योगों व श्रमिकों के रूप में कार्य करने लग गए। बड़ी संख्या में लोग हैं जो खानों, उद्योगों के रूप में कार्य करने लगे हैं। सरकार इन लोगों के लिए कई प्रकार के रोजगार चला रही है। सरकार कई प्रकार की सुविधाएं इनके क्षेत्रों में, अस्पताल है, विद्यालय है, बैंक है, कई प्रकार की संस्थाएं खोल दी है, जिन संस्थाओं के कारण इन लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इन लोगों का अब शहरों से धीरे धीरे संपर्क बढ़ रहा है। कई लोग पढ़ के अब शिक्षित भी हो रहे हैं। तो ये इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क है। आपसे पूछे गौड़ जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में बताएं तो आप देंगे गौड़ जनजाति के लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावे में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ ही साथ इन लोगों का शहरों से संपर्क बढ़ रहा है। सरकार कई प्रकार की सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करवा रही है, जिनसे इनकी जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें भी एक शब्दावली है जो है कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा क्या होती है? इसमें एक शब्द क्या है कि कबाड़ी प्रथा क्या होती है। तो कबाड़ी प्रथा के बारे में आप लोग इसमें बताएंगे। आप लोग कबाड़ी प्रथा क्या होती है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए, इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियां साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करती है। तो इसे कबाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो आप लोग भी इस पाठ के अंदर आप लोगों ने 4 जनजातियां पढ़ ली है। 2 विश्व में निवास करने वाली जनजातियां हैं और 2 भारत में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ये 4 जनजातियां मैंने आप लोगों को समझाई। 4 जनजातियों के जो नोट्स हैं उनको आप लोगों को तैयार करने हैं, उनको याद करने हैं। किताब के पीछे जितने भी एमएसए टाइप के क्वेश्चन आंसर
और लघुरात्मक अति लघुरात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सबके उत्तर आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। और जो विश्व का मानचित्र है उसके अंदर आप लोगों के एस्किमो और उसमें जनजाति मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ का निवास करती है, आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मैंने आपको मानचित्र में बताया है कि कहाँ का जनजाति निवास करती है, वैसा आप लोगों को उसको मानचित्र करना है। और भारत के मानचित्र में गौड़ जनजाति और भील जनजाति आप लोगों को पढ़नी है कि भील जनजाति है राजस्थान, भील जनजाति भारत के कौन कौन से राज्यों में निवास करती है और गौड़ जनजाति राजस्थान भारत के कौन कौन से राज्यों में निवास करती है, यह आपको भारत के मानचित्र में पढ़ना है। तो ये इस पार्ट था जिसमें चारों जनजाति आप लोगों ने अध्ययन कर लिए। इसके बाद में अगली क्लास में अपना अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।